हेलो गाइस, मेरा नाम है स्मित कुमार और आप देख रहे हैं बूस्ट योरसेल्फ वे इन्फॉर्म बेटर। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आप सब लोग ये कह रहे थे कि सुमित भैया आप ये बता नहीं रहे मुझको कि एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप 2021 का अवार्ड लेटर क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, ये मेरी गलती नहीं है बिल्कुल अच्छी तरीके से। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरिट लिस्ट में कि आपका अवार्ड लेटर आएगा ही नहीं कुछ कैंडिडेट का। ठीक है, कुछ कैंडिडेट मेडिकल में सेलेक्ट हो जाएंगे लेकिन आएगा ही नहीं। मैं चिल्ला चिल्ला के इतना बोल रहा हूँ आप सभी को, हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि अगर आपने मेरिट लिस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाकर देख लेना। आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। उसमें से कुछ कैंडिडेट थे, उन्होंने मुझे थम्स अप भी लिखा कि हाँ सर मुझे पता चल गया मेरा अवार्ड लेटर नहीं आया है। बट कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि उनको पकड़ के चलाया जाएगा, तभी वो समझेंगे कि ठीक है आप चलिए अच्छी तरीके से, मैं आपकी उंगली पकड़े हुआ हूँ, तब वो चलेंगे। ऐसा नहीं होता भाई मेरे। मैं आपको क्या करूंगा, एक सजेशन ही दे सकता हूँ, बाकी मैं आपको देखना ही पड़ेगा वो वीडियो, ताकि वो आप समझें कि आपका अवार्ड लेटर क्यों नहीं आ रहा है अच्छी तरीके से। फिर भी आप अगर उस वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप में आपका अवार्ड लेटर क्यों नहीं आया है। चाहे वो ये जो वीडियो होगा वो तीनों के लिए वैलिड है, चाहे वो एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप 2021 का कैंडिडेट हो, चाहे वो एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप विशाखापट्टनम का हो, चाहे वो एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप मुंबई रिफाइनरी का हो। तीनों के लिए ये जो वीडियो रहेगा वो थोड़ा वैलिड रहेगा। ठीक है, 2021 की जो बात मैं करूंगा उसका थोड़ा सा अलग है बिल्कुल। और अगर मैं बात करूंगा विशाखापट्टनम के मुंबई रिफाइनरी की तो थोड़ा वो अलग है। सबसे पहले इस वीडियो में बात करूंगा मैं 2021 वाले कैंडिडेट के विषय में कि उनको अवार्ड लेटर क्यों नहीं आ रहा है, और बात को हम बात करेंगे विशाखापट्टनम मुंबई रिफाइनरी के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर दो सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऑलरेडी 3 सेक्शन होंगे। पहला एक कैंडिडेट का कमेंट होगा, ठीक है। दूसरा जो होगा वो होगा बीच का पार्ट, यानी कि हमारे एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप 2021 में किसको अवार्ड लेटर नहीं प्राप्त हो रहा है, क्यों एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप क्यों नहीं दे रही है आपको एचपीसीएल अवार्ड लेटर। ठीक है, तीसरा जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका विशाखापट्टनम वाला और मुंबई वाला, कि उनके जो कैंडिडेट है उनको क्यों नहीं आया है मेल। तो आप सभी क्या करना, इस वीडियो बने रहना। ठीक है, मेरे साथ इस वीडियो में पूरा आप देखना इस वीडियो को। ठीक है, ऑलरेडी ये वीडियो बना चुका हूं मैं, ठीक है, मेरिट लिस्ट के ऊपर कि मेरिट लिस्ट में आपका किस तरीके से बिहेवियर आपके साथ किया जाता है। ठीक है, आपको अगर नहीं देखना है ये वीडियो तो आप मेरिट लिस्ट वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, लेकिन ये वीडियो भी आप देखिए अच्छी तरीके से, क्योंकि इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, सभी कैंडिडेट को इंक्लूड करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक कमेंट की बात करता हूं। तो चलिए आपके सामने एक कमेंट मैं दिखाने जा रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और मैं अपने मोबाइल पर देखता हूं। कमेंट को दिखाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस कमेंट को दिखाने से मैं किसी भी कैंडिडेट को टारगेट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, केवल मैं ये बताना चाहता हूं, एक मेंटर होने के नाते, एक सर होने के नाते, और एक भाई होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते, और एक फ्रेंड होने के नाते मैं इसको सलाह देना चाहता हूं अच्छे तरीके से कि प्लीज निगेटिविटी मत सोचो, अपने अंदर पॉजिटिविटी सोचो, अपने आप में देखो आप में क्या गलती है, फिर दूसरे को आप अच्छी तरीके से कहो। ठीक है, अगर ये चैनल बुरा होता तो आप में से बहुत से लोग सेलेक्ट ना हुए होते। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप सब कमेंट कहते हैं। अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो कमेंट सेक्शन आप पढ़ के देख लीजिए, वहां पर ऐसे कमेंट आपको मिलेंगे जो हार्ट को बिल्कुल टच कर लेंगे। तो इस प्रकार से मैं इस कमेंट में किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक रिप्लाई देना चाहता हूँ जेंटली वे से। ठीक है, ताकि जो भी कैंडिडेट ऐसा सोच रहे हैं वो ऐसा ना सोचे। प्लीज निगेटिविटी को मत सोचिए, पॉजिटिविटी को सोचिए और एक सोल्यूशन पे ध्यान दीजिए, ना कि इन सब बातों पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, बिकॉज सोल्यूशन इज द की टू सक्सेस। आपको सक्सेस की तरफ भागने के लिए आपको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, ना कि ये सब बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आपको सोल्यूशन कैसा मिलना है, चलिए इस बारे में बात करता हूं। तो आप कमेंट देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। विकास कुमार सिंह यहाँ बोलते हैं, भाई कमेंट्स का रिप्लाई तो दे दिया करो। पहली चीज, मैं कमेंट्स का रिप्लाई आपको देता हूं, सभी कैंडिडेट को देता हूं, और मैं पहला यूट्यूबर हूं जो कमेंट्स का रिप्लाई इतनी फास्टली तरीके से देता हूं। आप किसी का भी यूट्यूब जो चैनल है वो उठाकर देख लीजिए, वहां पे आपको कमेंट्स का रिप्लाई 2-3 दिन 4-5 दिन हफ्ते भर के बाद देखने को मिलेगा। अगर वो दे भी देता है तो भी, अगर नहीं भी देता तो भी आपको वहां कमेंट का रिप्लाई देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर जो कैंडिडेट है इससे सहमत है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मैं ये रिप्लाई देता हूं या नहीं देता हूं, मैं क्वेरी को सॉल्व करता हूं या नहीं करता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं जिसका नहीं हो पा रहा है कहीं पर, क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर रिप्लाई एंड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो फिर आपका चैनल जल्दी ग्रो नहीं कर पाएगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ ब्रो कि जो रिप्लाई है और प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी करता हूँ, अपने YouTube चैनल पे भी करता हूँ, कमेंट सेक्शन में, अपने Instagram पे भी करता हूँ, और अपने जो हमारे जो सब्सक्राइबर है टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं तीनों में मैं क्वेरी को सॉल्व करता हूँ। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो मेरी ये प्रॉब्लम नहीं है ब्रो, आप अपने आप पे देखिए अच्छे तरीके से, आप अपना डाउट क्लियर कीजिए। आपका ही रिप्लाई मैं देता हूँ, आपको ही मैंने इंस्टाग्राम पे रिप्लाई दिया था जब आपको नेट्स पोर्टल में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि मैं आपको रिप्लाई या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आप ही को मैंने इंस्टाग्राम में वहां पर दिया हुआ था। ठीक है, और जितने भी कैंडिडेट है उनको भी मैं देता हूँ। कल ही मैंने एक कैंडिडेट था, उसका पूरा क्वेरी सॉल्व किया, उसका मेडिकल हो गया था, पता है आप लोग को उसका, और मेडिकल होने के बाद भी उसको मेल आया एचपीसीएल की तरफ से कि आपका मेडिकल नहीं हुआ है। अब बताइए, हैरानी की बात है कि उसका मेडिकल भी हो गया है फिर भी उसे मेल आया मेडिकल नहीं हुआ है। वो मेरे से
इतना कोशिश कर रहा था बात करने के लिए, लेकिन बिजी शेड्यूल होने के कारण मैंने उसको आधा घंटे से या 45 मिनट का समय दिया। उसमें मैंने इंस्टाग्राम पे कॉल किया अच्छी तरीके से। कॉल करते ही मैंने उससे बात की और पूरा उसको सोल्यूशन दिया कि हाँ भाई साहब, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आप ये तकनीकें अपना सकते हैं, ठीक है। अगर आपका हो जाता है तो मुझे आप कॉल पे बता सकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं, आपको मुझसे पूछना चाहिए था डायरेक्टली, आप इंस्टाग्राम यूज कर सकते थे, लेकिन इनका कहना है कि मैं इंस्टाग्राम चला ही नहीं रहा हूँ 2-3 दिन से। तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। क्या करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम है, आपको मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप पूछ सकते हैं अच्छी तरीके से। मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम है, पर्सनली इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं आप फॉलो करके, ठीक है। देन इसके बाद अगर बचा कुचा चीज जो बचता है आप यूट्यूब कमेंट पे देख सकते हैं। मैं इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे ही वीडियो शूट करनी पड़ती है, मुझे ही शूट करके डालनी पड़ती है, वीडियो पोस्ट करनी पड़ती है, मुझे ही अपने जो टॉपिक्स है वो देखना पड़ता है। तो इस प्रकार से जितने भी कैंडिडेट है वो इस चैनल पर मुझे अभी इस वीडियो में देख रहे हैं, आप बताइए मैंने आपका क्वेरी सॉल्व किया या नहीं किया। आपको मैंने 3 प्लेटफॉर्म दे रखे हैं मुझसे कांटेक्ट करने के लिए। मैंने अपना पर्सनल आईडी आपको दे रखा है इंस्टाग्राम पर, आप फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। पहला टेलीग्राम चैनल दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने आपको बना दिया, वहां पे भी आप कर सकते थे मुझको मैसेज, विकास सिंह, लेकिन आपने नहीं किया। मैं आपका वहां पे क्वेरी सॉल्व कर सकता था अच्छी तरीके से, लेकिन आपने कमेंट में निगेटिविटी यहाँ पे लिखना जरूरी समझा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि मेरिट लिस्ट वाली आप वीडियो देख लीजिए, लेकिन आपने मेरिट लिस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। इसके लिए आप मुझसे सब जगह कॉन्टेक्ट कर सकते थे। मैं यहाँ पर आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, एक बड़े भाई होने के नाते आपको समझा रहा हूँ कि आप निगेटिविटी की तरफ मत जाइए। किसी को ब्लेम करने से अच्छा है आप अपने ऊपर सोचिए कि क्या मैं सुमित भैया को या सुमित सर को कांटेक्ट कर सकता था पर्सनली इंस्टाग्राम पर, क्या मैं पर्सनली टेलीग्राम पर पूछ सकता था उनसे, क्या ग्रुप पर बात कर सकता था, क्या मैं यूट्यूब कमेंट कर सकता था। अगर वो यूट्यूब कमेंट का रिप्लाई जल्दी से नहीं दे रहे हैं तो वो बिजी होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे। मैं एक रोबोट नहीं हूँ, ठीक है, जो ऑलवेज तो 24/7 आवर्स लगा रहे। मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ होती है भाई, समझा करो इस बात को। मैं ही हूँ जो इस चैनल को मॉनिटर करता हूँ अच्छी तरीके से। क्या करता हूँ मैं, वीडियो भी मुझे बनाना है, शूटिंग भी मुझे करनी है, मेरे पास ऑपरेटर तक नहीं है जो कैमरा को चला पाए अच्छी तरीके से, ठीक है। मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। तो समझो एक वीडियो को शूट करने में समय जाता है, उसको एडिट करने में समय जाता है। अगर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करूंगा तो आप ही बोलेंगे कि वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। अगर मैं कमेंट नहीं दूंगा तो आप कहेंगे कमेंट नहीं दे रहे हो। तो एक बंदा क्या क्या करेगा भाई, ये भी सोचो ना अच्छी तरीके से। तो जितने भी कैंडिडेट ऐसा सब मन में घूम रहे हैं जिनके, तो वो थोड़ा सोचिए। आप मेरी जगह आप अपने आप को रखकर देखिए कि क्या ही आप कर पाएंगे वहां पर। जितना मैं करता हूँ मेरे हिसाब से शायद आप भी ना कर पाए। मैं तो कमेंट्स का रिप्लाई दे भी देता हूँ, दूसरे यूट्यूबर्स तो वो भी कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हैं। पहले फर्स्ट टाइम यही हुआ था कि जब मैंने लोगों के कमेंट्स को पढ़ना चालू किया, रिप्लाई देना चालू किया, तो वहां पे लोग बोलने लगे सर आपने कैसे रिप्लाई कर दिया, हम तो सोच रहे थे आप रिप्लाई नहीं करेंगे। ब्रो इस बात को समझो अच्छी तरीके से, ठीक है। मैं हर काम एक बार में एट द सेम टाइम नहीं कर सकता। इट इज इम्पॉसिबल टास्क टू डू दिस, ठीक है। तो आप समझिए, या तो मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय पे, तब मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, या तो शूट कर रहा हूँ, या तो मैं एडिट कर रहा हूँ वीडियो को, ठीक है। एक समय पे मैं एक ही काम कर सकता हूँ ना। और जब आप फ्री हो जाता हूँ पूरा अच्छे तरीके से, तो मैं रात को देखता हूँ, सारे के रिप्लाई करता हूँ, इंस्टाग्राम का रिप्लाई करता हूँ, मैं आपका रिप्लाई देता हूँ। प्लीज वेट फॉर रिप्लाई, अदरवाइज क्या होगा कि आप नेगेटिविटी सोचेंगे वहां पर। आप नेगेटिविटी मत सोचिए, पॉजिटिविटी सोचिए कि सुमित भैया कुछ काम कर रहे होंगे अच्छी तरीके से, इसीलिए नहीं रिप्लाई दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इंस्टेंट रिप्लाई दीजिए। इंस्टेंट रिप्लाई कैसे दे सकता है बंदा? हो सकता है आपने रिप्लाई कर दिया हो, आपने कमेंट कर दिया, आपको कमेंट करने में 1 मिनट लगा है, लेकिन मैं 3 घंटे की शूटिंग कर रहा हूँ या फिर 3 घंटे की वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बस समझिए इस चीज को, ओके। इस कमेंट को लेने का बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं था कि टारगेट कर रहा हूँ या इनको खरी खोटी सुना रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बड़े भाई होने के नाते कुछ कह रहा हूँ विकास, आप समझिए इस चीज को, ठीक है। विकास ही नहीं, और भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये समझ रहे होंगे निगेटिविटी, ठीक है, अपने माइंड में रख रहे होंगे निगेटिविटी। तो निगेटिविटी को हटाइए, सोल्यूशन की तरफ आप ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपको नॉइस आ रही हो बैकग्राउंड में तो प्लीज सॉरी है इस बात के लिए, क्योंकि ये वीडियो मैं 3 बजे शूट कर रहा हूँ, ठीक है, दोपहर को। तो इसके लिए सॉरी है, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ लेकिन मैं बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइस हो रहा है, ठीक है। नॉइसी एरिया है, रात को शूट करता हूँ तो रात में भी जो डॉग्स हैं वो बार्क करते हैं, ठीक है, बाहर। तो प्लीज इसको एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। अब बात कर लेता हूं मैं कि आपका ऑफर लेटर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 लोग आते हैं, ठीक है। पहले वो लोग आते हैं जैसे जो कि विकास के तरीके हैं, वो ये कहते हैं कि हमने अप्लाई तो किया, बट तीनों में अप्लाई किया, 2021 में, ठीक है, विशाख में और मुंबई में, तीनों में नहीं उनका आया। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आप दूसरों को ब्लेम मत कीजिए कि उनकी वजह से नहीं आया। इस चैनल की कोई भी गलती नहीं है कि इसकी वजह से नहीं आया, ठीक है। इसी चैनल से बहुत लोग सेलेक्ट हुए हैं और जो प्रोसीजर था वो बिल्कुल 100% सही था। प्रोसीजर जो प्रोसीजर था, मेरा प्रोसीजर बताने का काम था। बाकी आपकी गलती हो सकती है भाई मेरे वहां पर, ठीक है।
सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, आपका नेट्स पोर्टल में कोई गलती हुई होगी, या तो आपका डॉक्यूमेंट्स गलती होगा, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट्स आपका सही नहीं होगा तो एचपीसीएल ने पाया होगा कि इनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, या आपका कुछ भी ऐसा गड़बड़ होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं जो आपको बता पाऊंगा कि देखकर भविष्य कि आपका ये गलती हुई होगी। आपको स्वयं को ये ढूंढना पड़ेगा कि आपका क्या गलती हुई है। आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मिस हुआ है वहां पर, तो देखिए आपका नेट्स पोर्टल में ऐसा क्या गलती हो गया है जिसकी वजह से आप नहीं करा पा रहे। या तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा, मेरे हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, इसके बाद आपका जो अप्रूव्ड होता है ना नेट्स पोर्टल से, शायद वो ना हुआ हो, इस वजह से आप वहां पे सेलेक्ट ना हो पा रहे हो। भले ही आपका जो परसेंटेज है वो बहुत बढ़िया है, मैं तो कह रहा हूँ आपका परसेंटेज बहुत बढ़िया है, आपको सेलेक्ट होना चाहिए था, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है भाई मेरे। आपका दिक्कत वहां पे हुआ होगा, या तो आपका नेट्स पोर्टल से कोई दिक्कत हुआ होगा, या तो एचपीसीएल ने कोई भी डॉक्यूमेंट आपका गलत पाया होगा, इस वजह से आप वहां पे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। सो आई होप इन कैंडिडेट को अपना आंसर मिल गया होगा जिनको कोई भी प्रकार का कोई भी कम्युनिकेशन एचपीसीएल की तरफ से नहीं किया गया है, ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ना तो इंटरव्यू का, ना तो आपका मेडिकल का, ठीक है। सो आई होप ये जो कैंडिडेट है मुझसे जाकर इंस्टाग्राम पर मिलेंगे, या तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मुझसे पर्सनली बात करेंगे, मैं उनका रिप्लाई दूंगा अच्छी तरीके से, और ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ है दिक्कत, ठीक है। सो आई होप विकास आप मेरे से इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे किसी भी कॉन्टेक्ट करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि इंटरव्यू तो हो गया था, मेडिकल भी हो गया था, देन उसके बाद उनको अवॉर्ड लेटर का मेल क्यों नहीं आया, ठीक है। इसका ऑलरेडी आंसर मैं मेरिट लिस्ट वाली वीडियो में दे चुका हूँ, ठीक है। आप वो वीडियो देख लेना, इस वीडियो में भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। पहले क्या होता है, जैसे ही आपका मेडिकल खत्म हो जाता है तो एचपीसीएल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो सारे के सारे जो कैंडिडेट है उनको कलेक्ट करे जो कि मेडिकल दे चुके हैं, ठीक है। अगर किसी का भी मेडिकल में दिक्कत आती है तो उसको पहले बाहर करते हैं उससे, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, 100 कैंडिडेट थे, उसमें से 30 जो थे उनका मेडिकल बेकार हो गया। अब मेडिकल बेकार हो गया तो इसमें एचपीसीएल की कोई गलती नहीं है, उनकी ही गलती है कि मेडिकल में फॉल्ट था उनके, ठीक है। अब मेडिकल से 30 लोग बाहर कर दिए गए, अब आते हैं 70 लोग, तो एचपीसीएल क्या करती है, इस 70 का डेटा अपने पास लेती है। अब उसमें से क्या करती है, जनरल वाले कैंडिडेट को अलग करती है, एससी वाले कैंडिडेट को अलग करती है, ओबीसी वाले कैंडिडेट को अलग करती है, मतलब सभी कैटेगरी वाइज लोगों को अलग कर देती है, ठीक है। फिर क्या करती है एचपीसीएल अपने अंदर देखती है अपने मतलब ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग में कितनी सीट हैं, जितनी सीटें एचपीसीएल के पास होती हैं वो सभी सीटें क्या करती है, वो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। इस तरीके से जैसे मान के चलते हैं 70 लोग सेलेक्ट हुए थे, अब जनरल के 45 लोग ही सेलेक्ट होने, तो मतलब जनरल के 45 लोग ही सेलेक्ट होने, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि सीट जो है वो कास्ट वाइज डिवाइड की गई है, ठीक है। वहां पे इस प्रकार से अगर बात करें तो 45 जनरल के हो गए, एससी के कैटेगरी की हम बात करें तो 20 एससी होगा, ठीक है, 20 एसटी के हो गए, 20 एसटी के होगा, ठीक है। अब ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर अलग सेक्शन होगा, ठीक है। सो इस प्रकार से जो कैटेगरी वाइज जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। अब एक बनती है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में क्या होता है, आपका इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं प्लस आपका डॉक्यूमेंट, आपका इंटरव्यू का मार्क्स हो गया और बीई बीटेक के जो मार्क्स हो गए उसको मिलाकर आपका एक स्कोर तय किया जाता है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, ठीक है। सो जनरल कैटेगरी में 45 लोग ही सिलेक्ट होने थे, जैसे कि एचपीसीएल के पास 45 सीटें थी, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, ठीक है। अब जनरल कैटेगरी में वो चेक करेंगे कि कितने लोग हैं जो मेडिकल दे चुके थे, ठीक है। अब उसमें से जिसका परसेंटेज सबसे हाई होगा और प्लस इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ने पर स्कोर बनेगा, जिसका स्कोर सबसे मार्क्स होगा उसको टॉप पे वो ले लेंगे, ठीक है, सबसे पहले। और उसके नीचे जिनके जिनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में मार्क्स होंगे ना, उनको वो लेते चले जाएंगे, और जब 45 काउंट हो जाएगा, यानी कि 45 ऐसे करके लोग काउंट हो जाएंगे, तब वहां पर बंद कर दिया जाएगा जनरल कैंडिडेट को, ठीक है। अब 45 के बाद 46वां नंबर जिसका आएगा उसे नहीं लिया जाएगा, क्यों? क्योंकि 45 ऑलरेडी मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं। अब क्या है भाई साहब कि ये 46वां नंबर जो है कैंडिडेट उसको नहीं भेजा जाएगा। यहाँ पे एचपीसीएल की कोई गलती नहीं है, एचपीसीएल की कोई मजबूरी है, समझिए आप इस बात को कि आपके जो मार्क्स थे वो कम रह गए उस मेरिट लिस्ट में, जो मार्क्स जिसके ज्यादा थे वो ज्यादा ऊपर चले गए, इसीलिए कैंडिडेट को यहाँ पे लग रहा है कि 80% से जिनके कम है अब उनको नहीं आ रहा है, 80% से ऊपर वाले ज्यादा है उनको आ रहा है। और मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई परसेंटेज वाइज नहीं खेला जा रहा है, आपका दोनों ही चीजें मिलाकर काउंट की जाती है। अब डेफिनेटली सी बात है, आपका जब बीटेक में परसेंटेज ज्यादा होगा और जब आप इंटरव्यू का मार्क्स इसमें मिलाएंगे तो आपका ओवरऑल परसेंटेज तो ज्यादा ही बनेगा ना। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत तो है आपको, इस बात में समझिए आप। और जिसका बीटेक का मार्क्स कम होगा वो चाहे इंटरव्यू में जितना भी कम कर ज्यादा कर ले कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अदर कैंडिडेट भी इंटरव्यू दे रहा है और उसको 0 अंडे तो मिलेंगे नहीं, आपको भी उतना मार्क्स मिलेगा, हो सकता है उसको 1 या 2 मार्क्स कम मिले, बस इतना ही मिलेगा। तो उससे आपका जो परसेंटेज है वो वेरी कर जाता है। मान लीजिए उसका परसेंटेज 80 के अबव है, आपका परसेंटेज 80 से कम है, तो
ऐसे कैंडिडेट बहुत ज्यादा होंगे ना जब 80 के ऊपर होंगे, आपका तो कम है, तो आप वहां पे सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। यही कारण है कि मेरिट लिस्ट में केवल यही दिक्कत होती है कि कुछ लोग आपको सेलेक्ट हो जाते हैं और कुछ लोग आपको सेलेक्ट नहीं होते हैं। और इस प्रकार से जैसे मैंने आपको जनरल कैटेगरी का बताया वैसे ही एसटी कैटेगरी का होगा, ठीक है, वैसे ही एससी कैटेगरी का होगा, ओबीसी कैटेगरी का होंगे। तो कैटेगरी वाइज जो लिस्ट बनती है वो भी आपकी बनती है, ठीक है। ब्रांच वाइज अगर देखा तो ब्रांच वाइज से उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल एससी एसटी ओबीसी इन कैटेगरी वाइज से ही देखा जाता है, ठीक है। तो आई होप मेरी आप बात समझ पा रहे होंगे। आपका ओवर लेटर इसलिए नहीं आया है क्योंकि आपका ओवरऑल जो स्कोर है बीटेक का मार्क्स प्लस आपका इंटरव्यू का मार्क्स है वो आपका कम है दूसरों के कंपेयर में। आपसे ऊपर जो है वो कुछ लोग हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया 45 काउंट करके वो लोग बंद कर देंगे, जिसका सबसे हाई होगा उसको चुनेंगे, देन उसके बाद जो सबसे नीचे होगा ऐसे ऐसे करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में चुनते चले जाएंगे। फिर 45 जब चुन लेंगे अच्छे तरीके से तो 46 वाले का तो कभी नंबर ही नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 45 सीटें थी उनके पास तो उनको दे दी 45 सीटें, ठीक है। अगर आपका परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होता तो आप 46 से उठकर कहां पर आ जाते, 43 में आ जाते, तो आप 45 के अंदर सेलेक्ट हो पाते। लेकिन आपका जो परसेंटेज है वो कम है, आपका ओवरऑल परसेंटेज है वो कम है, ठीक है। ओवरऑल परसेंटेज का मतलब यहाँ पे बीई बीटेक के मार्क्स प्लस आपका इंटरव्यू के मार्क्स, ठीक है। तो आई होप मेरी बात को आप समझ गए होंगे। यहाँ पर इसी को डीपली मैंने बताया है वहां पर अपने मेरिट लिस्ट वाली वीडियो में, लेकिन कुछ लोग मेरिट लिस्ट वाली वीडियो को देख ही नहीं रहे हैं। जो लोग ने देख लिया है वो कमेंट नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि क्या गलती हुई है उनसे, या गलती यहाँ पे किसी की भी नहीं है, ना तो एचपीसीएल की गलती है ना तो आपकी गलती है। ऑलरेडी नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, आपके बीटेक के और प्लस जो इंटरव्यू उसके मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे, तब जाके मेरिट लिस्ट आपका तैयार होगा। उसमें कुछ कैंडिडेट होंगे मेडिकल में जो दिए होंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे, और इसको मैं पहले ही अपनी वीडियो में बता चुका था, अपनी वीडियो में मेरिट लिस्ट वाली वीडियो में, लेकिन आप सब उसको देखते ही नहीं है तो कहां से आंसर आपको मिल पाएगा। आप डायरेक्ट जाके कमेंट कर देते हैं कि भैया आप तो वीडियो बनाते ही नहीं अच्छी तरीके से हम लोग के लिए, और आप केवल सिलेक्टेड लोगों के लिए बनाते हैं। ऐसा नहीं है, मैं सभी को देखता हूँ अच्छी तरीके से, ऐसा पार्शियली मैं नहीं करता हूँ। और आपने 80 वीडियो में देखा होगा मैं किसी के साथ पार्शियल नहीं करता हूँ, सबके साथ पूरा एक सारा व्यवहार करता हूँ, चाहे वो मेरा कोई पर्सनल कैंडिडेट हो, चाहे वो कोई दूर का कैंडिडेट हो, चाहे वो केरला का कैंडिडेट हो। एक तमिलनाडु वाले कैंडिडेट से मेरी बात होती है, उसको हिंदी नहीं समझ में आती है, मैं उसको रिप्लाई करता हूँ हमारे इंस्टाग्राम पर। इतना तो कोई भी नहीं करता होगा आपके लिए कि पर्सनली आपको इंस्टाग्राम में मैसेज दे रहा है, आपका डाउट क्लियर कर रहा है, मैं तो फिर भी आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। अगर मेरी जगह कोई और भी होता वो ये कहता कि जाकर आप वीडियो देखिए, हमें कोई मतलब नहीं आपको हिंदी आती है नहीं आती है, आपको इंग्लिश मतलब है, या ऐसे वो कुछ भी करके टाल देता। लेकिन मैं यहाँ पे समझता हूँ कि आपके दिल पे क्या बीतती है जब ओवर लेटर नहीं आता है, क्योंकि मैं भी कभी असफल हुआ था, ठीक है। तो आपको मैं जानता हूं कि आप अच्छी तरीके से असफल हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी तरीके किसी और पर ब्लेम डालिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल। एचपीसीएल पे ब्लेम डालने की कोई जरूरत नहीं कि वो पैसा खा के बैठी हुई है और ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, ठीक है। आपकी कोई ना कोई गलती हिडन है, वो आप पहचानिए, आप अच्छी तरीके से जानिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी कैंडिडेट है जिनके 80 भी हैं, वो भी सिलेक्ट हुए हैं इसी प्रोसीजर से, इसी फॉर्मूले से, जो कि मैंने एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप की वीडियोस में दिया हुआ है। चलिए आप बात कर लेते हैं एक मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है मुझे एक कैंडिडेट ने भेजी हुई है, ठीक है। ये एक मेल है एक कैंडिडेट का जिसने मुझे भेजा हुआ था कल, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ कि ये मेल है वो किसके रिगार्डिंग है, ये अवार्ड लेटर के रिगार्डिंग है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप 2021 के अवार्ड लेटर की, ठीक है। यहाँ पर इस कैंडिडेट ने मुझे कहा कि मेरा जो मेल था सर वो 19 तारीख को नहीं आया, तो मैं बहुत ही निराश हो गया था कि मेरा मेल नहीं आया, ठीक है, अवार्ड लेटर का। लेकिन जब मैंने 24 को अपना मेल चेक किया तो मुझे एचपीसीएल ने अवार्ड लेटर भेजा हुआ था, ठीक है। मैंने अपना नेट्स पोर्टल खोला तो वहाँ पर मुझे अवार्ड लेटर मिला देखने के लिए, और उसके पहले मुझे एक मेल भी देखने के लिए मिला था, जिस मेल को आप अपने सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मैंने जैसा बोला था आप लोग को कि कुछ कैंडिडेट यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको अवार्ड लेटर 19 तारीख को नहीं मिलेगा, ठीक है, और कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको 19 तारीख के बाद अवार्ड लेटर उनको देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए मैंने 2-3 दिन आपको रुकने के लिए बोला था कि आपका जो अवार्ड लेटर है वो 2-3 दिन के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा। सो इस कैंडिडेट का जो अवार्ड लेटर था वो 19 को ना आकर 24 को आया था। इन्होंने डायरेक्ट मुझे मैसेज किया कि सर मुझे अवार्ड लेटर प्राप्त हो गया है, मैं बहुत डर गया था, मुझे 19 तारीख को अवार्ड लेटर नहीं मिला, मैं बहुत ही निराश था। जब मैं 24 को जब मैंने जैसा अपना मेल चेक किया तो मुझे ये मेल मिला, और इसी मेल को आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। इसी में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर ये दे रखा है, डियर कैंडिडेट दिस इज इन रेफरेंस विद योर एप्लीकेशन फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग एट एचपीसीएल मार्केटिंग डिवीजन, ठीक है। एज पर द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, रिसीव फ्रॉम बोर्ड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोर्ड, यू हैव एक्टिव अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ऑन नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम नैट्स, ठीक है, पोर्टल फ्रॉम द अनदर कंपनी, द सेम इज पेंडिंग विथ यू फॉर नेसेसरी एक्शन। यहाँ पर दे रखा है कि इन रेफरेंस टू द सेम यू आर रिक्वायर्ड टू प्लीज टेक एक्शन ऑन द सेम एट द अर्लीस्ट। यहाँ पर इनको कहा गया है, सबसे पहले अवार्ड लेटर देने के पहले एक मेल भेजा गया था, ठीक है। उस मेल में लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले एक
अनोदर आपने एक एप्लीकेशन दे रखा होगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पर जनरेट कर दिया गया, ठीक है, अनोदर जो कंपनी है आपका उसके साथ, आपको पहले उस पर एक्शन लेना होगा, देन आप HPCL पर एक्शन लेंगे। अगर आप उसको रिजेक्ट करते हैं तो आप रिजेक्ट कर दीजिए उसको, देन आप HPCL का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे एक्सेप्ट करिएगा, देन आप अपना अवॉर्ड लेटर वहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत या कोई परेशानी की बात नहीं है। तो यही कैंडिडेट का जो अवॉर्ड लेटर था उन्हें प्राप्त हो चुका है अब अच्छी तरीके से। उन्होंने मेल मेरे साथ शेयर किया था ताकि मैं आप सभी लोगों को ये बता दूँ कि आपका जो अवॉर्ड लेटर है वो आ जाएगा, आपका कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं भी आता है तो आपको वैकेंट सीट के लिए कॉल कर दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत या कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको वैकेंट सीट बहुत सारी क्रिएटेड होंगी। अभी एक दो कैंडिडेट से मेरी बात भी हुई थी, उन लोग ने बताया कि सर हम ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे जाना है, ठीक है। सो आप क्या करिएगा, वैकेंट सीट के लिए आपको कॉल आ सकता है, परेशान मत होइए बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए अब बातें बहुत हो गई HPCL अप्रेंटिसशिप 2021 के बारे में, हम बात कर लेते हैं 2022 यानी कि मुंबई और विशाख के लिए, ठीक है। जाहिर सी बात है कि विशाख रिफाइनरी के लिए जो विशाखापट्टनम था वही पोस्टिंग एरिया, ठीक है। अब इसमें अगर बाहर से कोई भी अप्लाई करता है, ठीक है, यदि वो इंटरव्यू दे दिया बहुत अच्छा है, क्योंकि इंटरव्यू घर से हो रहा था, आपका कुछ भी वहां पे पैसा नहीं लगना था, ना तो HPCL का कोई पैसा लगना था, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि प्रेफरेंस जो दी जाती है वो विशाखापट्टनम वालों को दी जाएगी, या विशाखापट्टनम के जो पास में जो एरियाज होंगे उनको दी जाएगी। यहाँ मैं फिर से बताता हूँ, HPCL अप्रेंटिसशिप 2021 से इसका भी कोई लेना देना नहीं है, वहां प्रेफरेंस नहीं चलता है, वहां ऑल ओवर इंडिया की वहां पर जॉब निकली हुई थी, ठीक है, पोस्टिंग एरिया था, कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन विशाखापट्टनम में ही वैकेंसी निकली हुई थी, तो विशाखापट्टनम में ही आपकी पोस्टिंग थी, ये आपको पहले ही बता दिया था। और यहाँ पर अगर वो प्रेफरेंस विशाखापट्टनम को ही देना, तो इसके पीछे एक लॉजिक है। समझिए, एक नॉर्थ इंडिया के लड़के ने भरा, ठीक है, फॉर्म, और वो समझता है कि मैं विशाखापट्टनम में जाऊंगा। अब HPCL को ऐसा लगता है ना कि आप बहुत दूर हैं, अगर वहां पर आते हैं विशाखापट्टनम में 25,000 भी आपको पूरा नहीं पड़ेगा। सेम केस आपको मुंबई में भी देखने के लिए मिलता है। क्या आपको अगर मैं कहूं कि कानपुर वाला जो बंदा है, क्या मुंबई में रह लेगा 25,000 में? इट इज इम्पॉसिबल, वो रह नहीं पाएगा वहां पे, क्योंकि 20,000 से लेकर 15,000 तक तो रूम का किराया होता है, और जिस प्रकार का लाइफस्टाइल कानपुर का है ना, वो मुंबई में नहीं रह पाएगा। अगर हम झुग्गी झोपड़ी में उसको कहेंगे रहने के लिए, तो वो नहीं रह पाएगा, वहां से भाग जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैं ले चुका हूं। मेरे केस में 2019 में एक कैंडिडेट था इलाहाबाद का, वो सिलेक्ट हुआ था मुंबई में, उसने 5 दिन वहां पे काम किया और वो 5 दिन के बाद रोता हुआ वहां से भाग गया था घर पे। तो आप बताइए, जब वहां का कैंडिडेट इलाहाबाद का जा सकता है तो कानपुर का नहीं जा सकता वहां से? तो इस प्रकार से क्या होता है कि HPCL को डर रहता है कि भाई जो हमने एक सीट क्रिएट की है वो सीट वैकेंट चली जाएगी, बेकार चली जाएगी, कैंडिडेट 2-3 दिन रहेगा, यहाँ से भाग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा वो लोग नहीं चाहते कि कोई भी कैंडिडेट हमारे यहाँ से छोड़े। तो पहली जो प्रेफरेंस दी जाती है वो विशाखापट्टनम वाले आसपास जो रीजन है, जैसे गोवा हो गया, आपका मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ वाले कैंडिडेट है उनको दी जा रही है। केरला वाले होगा उनको दी जा रही है कि जो पास में अच्छी तरीके से उनको दी जाए, ठीक है। नॉर्थ इंडियन वाले जो है, बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे अवॉर्ड लेटर या डॉक्यूमेंटेशन का मेल नहीं आया है, तो इसके पीछे प्रेफरेंस ही कारण है। इस प्रकार से HPCL को भी आप गुनेगार नहीं ठहरा सकते, ठीक है। वो भी ऐसा कर रहा है कि हमारे पास जो कैंडिडेट आए वो हमारे पास काम करे 1 साल के लिए, वो बीच में छोड़ के ना जाए। हाँ, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप जा सकते हैं। आप बॉन्ड वाली वीडियो इसके लिए मेरे देख लीजिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, कि आपको कुछ देना पड़ता है वहां पे बॉन्ड वगैरह या नहीं देना पड़ता है, इसके लिए आप बॉन्ड वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आपको प्रेफरेंस वहां पे दी जाएगी। इसीलिए मुंबई रिफाइनरी वालों में आप देख सकेंगे, मुंबई वाले जो कैंडिडेट है उनका बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है। विशाखापट्टनम वाले जो कैंडिडेट है उनके जो पास है, मतलब विशाखापट्टनम के जो पास है जो भी कैंडिडेट, उनका सबसे पहले हुआ है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, ठीक है। सो नॉर्थ इंडिया में जो कैंडिडेट उनका परसेंटेज बहुत तगड़ा है, अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वहां की कैंडिडेट को प्रेफरेंस नहीं दी जा रही है क्योंकि वो छोड़ सकता है। और डेफिनेटली बात है, अगर आप मुंबई में रहकर रहेंगे तो इतना ईजी नहीं होता है। मैंने भी ये सोचा था जब मेरा अप्रेंटिसशिप का रिजल्ट आया था, अगर मुंबई होगा तो मैं नहीं जाने वाला वहां पर, क्योंकि आपका जो खाना हो सकता है, चलो मैं मान सकता हूँ खाना आपका, चलो आप किसी तरीके से गुजारा कर लेंगे, लेकिन रहने का तो आपको देखना पड़ेगा ना, कि जिस तरीके का आपका लाइफ स्टाइल है ना, वो आप लाइफ स्टाइल मुंबई में नहीं रह सकते अच्छे तरीके से। अगर आप रहेंगे तो वहां पर आपको झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ेगा, उसका भी किराया आपको बहुत ही ज्यादा मिलता है, ठीक है। और आप अगर ऐसा रूम लेने की कोशिश करेंगे जहाँ पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, तो वहां पर 15 से 20 हजार रुपए आपका रूम का किराया होगा। सो मेरी बात आप समझिए, यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जा रहा है वहां पे, इसीलिए आपको अवॉर्ड लेटर नहीं आ रहा, आपको ना ही आपको डॉक्यूमेंटेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। आई होप मेरी आप बात को समझ पाए होंगे 2020 वाले, कि आपको अवॉर्ड लेटर क्यों नहीं आया। यहाँ पे 2 कैंडिडेट आते हैं जिन्होंने अपना नेक्स्ट पोर्टल में कुछ गड़बड़ी कर दी होगी, या कुछ डॉक्यूमेंटेशन उनका गलत होगा तब नहीं आया है। और एक मेरिट लिस्ट जो था वो मैंने इसी वीडियो में बता दिया है। मुंबई और विशाखा वालों को इसलिए नहीं आया अच्छी तरीके से क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस काम कर रहा है, ठीक है। प्रेफरेंस मतलब कि विशाखापट्टनम के जो आसपास एरिया से सबसे पहले उनसे कैंडिडेट लिया जा रहा है, क्योंकि ये समझता है कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तुरंत हमारे पास आ जाएंगे रिपोर्ट करने के लिए।
अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो उनको आने में टाइम लगेगा और कोविड का भी समय यहाँ पे चल रहा है खराब, ठीक है। कोविड के समय में आप वहां से भाग नहीं पाएंगे अपने नॉर्थ इंडिया में, इसीलिए बात को समझिए आप अच्छी तरीके से। आपके पास एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आप देख पाते हैं रेल टेल, जिसका मैंने क्या हुआ था अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन बनाया था, उसमें 14,000 रुपीज आपका स्टाइपेंड है। और आप जब उसके पोस्टिंग एरियाज पर नजर डालेंगे ना तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, बहुत सारे पोस्टिंग एरियाज है, यहाँ तक कि दिल्ली भी पोस्टिंग एरिया है आपका। सो नॉर्थ इंडिया वाले वहां पर वहां पर चांस ले सकते हैं अपना। हालांकि स्टाइपेंड कम है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपका वहां पे काम बिल्कुल ज्यादा नहीं होगा, इससे भी कम होगा हो सकता है, ठीक है। सो आपको वहां पे अर्न करने के लिए मिल जाएगा। हो सकता है कि आपका जो पोस्टिंग एरिया वो आपके घर के पास में मिल जाए, तो आप क्या कहेंगे। इसीलिए रेल टेल वाले जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है नोटिफिकेशन मेरा, प्लीज देख लेना। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको भरना भी बताया कि आपको कैसे फॉर्म पे अप्लाई करना है, और पूरा नोटिफिकेशन मैंने वहां पे आउट भी कर रखा है। उसकी 4 अप्रैल मेरे ख्याल से लास्ट डेट है, आई एम नॉट श्योर बट मे बी 4 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। आप भर दीजिएगा उसको, ठीक है। आप पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दीजिए, ना कि निगेटिविटी की तरफ। अगर आप देखा जाए कि किसी भी इंटरव्यू में आप फेल हो गए हैं, ठीक है, या किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में आप फेल हो गए या किसी जॉब में फेल हो गए हैं, तो ऐसा मत समझिए कि दूसरी गलती होती है। गलती हम ह्यूमंस की ही होती है, हम ठीक से तरह तैयार नहीं करते, या हमारा लक भी एक नाम की चीज होती है ब्रो, लक भी एक नाम की चीज होती है। मैं ये सच कह रहा हूँ, मेरा भी लक यहाँ पे काम किया था तो मैं सेलेक्ट हो पाया था, और इंटरव्यू भी बहुत तगड़ा गया था और परसेंटेज भी बहुत सही था। तो ये सारी चीजें मिलकर एक लक को तय करती है अच्छी तरीके से। आपका लक अगर नहीं है तो आप निराश मत होइए, अगली अपॉर्चुनिटी में आप भरिए अच्छी तरीके से। किसी को ब्लेम करके या किसी को ह्यूमिलिएट करके कुछ नहीं होने वाला। मैं यहाँ पे सैड होता हूँ जब ये कमेंट आपके देखता हूँ, ठीक है। सो आप मत ऐसा कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, ये चैनल पूरी तरीके से निगेटिविटी को फॉलो ही नहीं करता, ये पॉजिटिविटी को फॉलो करता है। और 80 के 80 वीडियो यहाँ पे पॉजिटिविटी के ऊपर ही बनाए गए हैं कि आप कैसे एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप को, या किसी भी अप्रेंटिसशिप, दुनिया में कोई भी अप्रेंटिसशिप हो, आप इसको देखकर उसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसमें जॉब को भी क्लियर कर सकते हैं। जो भी फ्रेशर है, मुझे अभी साक्षात अपने सामने देख पा रहे हैं, प्लीज जाइए सारी वीडियोस को देख लीजिए इंटरव्यू वाली। आप कोई भी क्लियर कर सकते हैं जॉब के इंटरव्यू को, ठीक है। फ्रेशर बात, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है, ठीक है। सब होता रहता है, दिक्कत होती है, बुरा लगता है, होता है ऐसा, लेकिन बस किसी को ब्लेम करने के बजाय अपने आप को ब्लेम करो कि मैंने ये नहीं किया, चलो ऑल इज वेल, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब हो जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। गुड बाय।